हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग आप पहुँचे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत और इसमें मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको कवर करा दिया है। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार नामक चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि मानव नेत्र किस तरीके से काम करता है ना। जो बच्चा नहीं देखा होगा वो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया बच्चों मानव नेत्र के बारे में, है ना। मानव नेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ह्यूमन आई के बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है, इसी में हम लोग पढ़े थे दृष्टि दोष के बारे में, है ना। दृष्टि दोष के बारे में, और आप सभी बच्चे जान रहे होंगे कि दृष्टि दोष दो प्रकार के हैं। एक क्या है, एक जो है वो निकट वाला है ना। एक निकट दृष्टि दोष है और दूसरा वाला जो है वो कौन सा दोष है बताइए, दूर दृष्टि दोष है ना। तो ये दोनों मैंने कवर करा दिया बहुत अच्छे से। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है जरा दृष्टि दोष के बारे में, है ना। जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखिए निकट दृष्टि दोष और ये दूर दृष्टि दोष, ये दोनों कवर हो चुका है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है जरा दृष्टि दोष। तो आइए हम लोग बात करते हैं जरा दृष्टि दोष के ऊपर, जिसको हम जरा दूर दृष्टिता भी कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। और इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपको समझा देता हूँ जो छूट गया है। जैसे हमारे पास दो नेत्र है ना। दो नेत्र का मतलब दो आँख है। तो दिखता हमें एक आँख से भी तो है, तो आखिर हमको ईश्वर ने एक आँख क्यों नहीं प्रदान किया, एक ही आँख क्यों नहीं दिया, दो आँख क्यों दिया। आप खुद ही सोचिए, ये सोचने का विषय है कि हमको दोनों आँख से दिखाई देता है, तो हमको दिखाई एक आँख से भी तो देता है, तो ईश्वर ने एक आँख क्यों नहीं हमें दिया, दो आँख क्यों दे दिया। तो समझना है ज़रा इस चीज़ को आइए समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर जरा दूरदृष्टिता क्या होती है ना। चलिए, और मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, आपके सिलेबस में है तो मैंने सोचा बता देते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं। ठीक है, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ इस तरीके से करके। हाँ, इस स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है। तो आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए बात ये है कि दिखता तो हमको एक आँख से भी है, तो दो आँख क्यों है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो एक आँख होती है ना, यानी जो एक नेत्र होता है बच्चों, ये कोण बनाता है 150 डिग्री का, मतलब 150 अंश का कोण आंतरित करता है किसी वस्तु के ऊपर। कौन आंतरित करता है बताइए, हमारी एक आँख। तो जबकि होता क्या है, दो आँख से, तो दोनों आँखें जो होती हैं, ये दोनों आँखें एक साथ मिल करके 180 अंश का कोण आंतरित करती हैं। कितने का कोण बनाएंगी बताइए, 180 अंश का बनाएंगी। अब ध्यान से देखिए कि एक आँख से देखने में और दोनों आँख से देखने में क्या लाभ है और क्या हानि है, आपको बताता हूँ। एक आँख से बच्चों क्या है ना, कि एक आँख से वस्तु के हम पूरे आयाम को नहीं देख सकते हैं, वस्तु के पूरे आयाम को नहीं देख सकते हैं, मतलब वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कोण क्या है बताइए, बहुत ही कम है, बहुत ही कम कोण है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप बैठ के इसमें पढ़ रहे हैं तो आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पर क्या करिए, एक आँख अपनी बंद कीजिए, या दाईं बंद कर लीजिए या बाईं बंद कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, पहले दाईं बंद करिए। तो आप दाईं आँख बंद करके बाईं आँख से देखिए, आप दाईं आँख बंद करिए। हाँ ठीक है, बंद कर लिए ना। चलिए अब आप बाईं आँख से देखिए। बाईं आँख से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपके सामने जो वस्तु रखी हुई होगी, ठीक है, वो दिखाई दी होगी। इसके बाद बाएं तरफ की जो चीज़ें होंगी वो दिखाई देंगी, लेकिन दाहिने तरफ की चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब आप क्या करिए कि अब बाईं आँख को बंद कीजिए। उस टाइम आप दाईं को बंद किए, तभी इस टाइम बाईं को बंद कीजिए। अब बाईं को बंद करने में आप क्या देख रहे हैं कि दाएं तरफ की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सामने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बाएं की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। बाएं तरफ की चीज़ों को देखने के लिए हमें सर घुमाना पड़ रहा है, तब जाके वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब आप कीजिए, दोनों आँख खोलिए। अब आप क्या कीजिए, दोनों आँख खोलिए। दोनों आँख खोलेंगे, देखिए सर घुमाना नहीं पड़ रहा है, दोनों तरफ की चीज़ें क्या हो रही हैं, दिखाई दे जा रही हैं। तो ऐसे ही समझिएगा कि ये दोनों आँखें मिलकर के बच्चों 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। और जब 180 डिग्री का कोण बनता है ना, तो वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है, सुस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, सुस्पष्ट का मतलब एकदम साफ साफ वस्तु दिखाई देती है। लेकिन 150 अंश के कोण में वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और 150 अंश का कोण जो होता है वो एक आँख बनाता है। और एक आँख से अगर हम किसी संसार को देखें, किसी वस्तु को देखें, तो वस्तु हमें चपटी दिखाई देती है, चपटी हुई दिखाई देगी। ठीक है, चपटी हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज़ क्या है कि उस वस्तु की सिर्फ दो ही बीमारी दिखाई देती हैं। ठीक है, द्विविमीय दृष्टि ही हमको मिलती है। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि द्विविमीय, ठीक है,
द्विविमीय, ठीक है, दो ही बीमाएँ उस वस्तु की दिखाई देती हैं, या तो लंबाई और चौड़ाई दिख जाएगी या चौड़ाई और ऊंचाई दिख जाएगी, तो दो दिखेगी तो एक नहीं दिखेगी। और किसी वस्तु की तीन बीमाएँ होती हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये तीनों नहीं दिखती हैं। तो एक नेत्र से द्विविमीय संरचना दिखाई देती है और जो भी चीज़ देखते हैं उसको हमको क्या नज़र आता है, वो चपटा हुआ नज़र आता है। और यहाँ तक कि अगर एक आँख से हम इस संसार को देखेंगे ना तो संसार हमें चपटा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों आँखों से हम देखेंगे तो दोनों आँखों से देखने में ये होता है कि त्रिविमीय संरचना दिखाई देती है। कैसी संरचना दिखाई देगी बताइए? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब वस्तु की तीनों डायमेंशन दिखाई देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब वस्तु बहुत अच्छे से हमें दिखाई देगी, है ना। तो यही लाभ है बच्चों दो आँखों से और एक आँखों से देखने में यह हानि है। एक आँख से बहुत अच्छे से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। देख नहीं सकते का मतलब क्या है कि द्विविमीय संरचना दिखाई देगी, चपटी हुई, संसार चपटा हुआ नजर आएगा, जो बस देखेंगे वो चपटा हुआ नजर आएगा, है ना। उसके जो आयाम होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दो आँखों से देखने पर 180 का जब कोण बनता है तो सारे आयाम दिख जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि एक आँख जो है 150 अंश का कोण बनाती है, जबकि हमारी दोनों आँखें कितना का कोण बनाती है बताइए? 180 का कोण बनाती है। इसीलिए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है ना। तीनों बीमारी दिखाई देती हैं 180 डिग्री के कोण पे देखने पे, अर्थात दोनों आँखों से देखने पे। अब चलिए इस चीज़ को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है। अब ये बोल ये रहा है यहाँ पर देखिए, बोल ये रहा है कि जो एक आँख होती है वो 150 अंश का कोण बनाती है। ये देखिए मैं पिंक कलर से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जबकि दोनों आँखें कितना का कोण बनाती हैं, तो दोनों आँखों के बारे में बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों आँखें जो होती हैं वो दोनों आँखें 180 अंश का कोण बनाती हैं। दिखा देता हूँ आपको, चलिए। हाँ, ये देखिए, ये बोल रहा है कि दोनों आँखें 180 अंश का कोण बनाती हैं, जबकि एक आँख कितने का कोण बनाती है? मात्र 150 अंश का कोण बनाती है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है ना कि दोनों आँखों से देखने पर त्रिविमीय संरचनाएं नजर आती हैं। यहाँ देखिए त्रिविमीय, लेकिन एक किससे देखने पे त्रिविमीय नज़र आती है? दोनों आँखों से देखने पे, ठीक है। लेकिन एक आँख से देखेंगे तो संसार जो होता है वो चपटा नज़र आने लगता है और उसकी केवल दो ही बीमाएँ हमको दिखाई देती हैं। और दो ही बीमा अगर किसी वस्तु की दिखेगी तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, वो समझ रहे हैं। और स्पष्ट देखना है तो हमको तीनों बीमाओं को देखना होगा, है ना। तो तीनों बीमा कब दिखाई देगी? जब हम दोनों आँख से देखेंगे तब दिखाई देगी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बोल क्या रहा है? देखिए ना, बोल रहा है कि एक आँख से देखेंगे तो देखने का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। बोल रहा है कि एक नेत्र अगर बंद कर लें और एक से देखें तो एक, देखिए हम बोल रहा है कि एक नेत्र को बंद कर लें और एक से देखें तो संसार चपटा नज़र आने लगेगा और दो ही बीमा नज़र आएगी, समझ रहे हैं ना। और लेकिन जब दोनों आँखों से देखेंगे तो दृष्टि क्षेत्र कम हो जाएगा और क्या होगा कि होगा ये कि हमें जो वस्तुएँ हैं वो बहुत ही, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक आँख से क्या लाभ है, दो आँख से क्या लाभ है। मतलब दोनों आँख से देखेंगे तो हमारे देखने का, देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों आँख से देखने पर दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाएगा, लेकिन त्रिविमीय चीज़ें हमको दिखाई देने लगेंगी, तीनों बीमारी दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो एक आँख से बच्चों यही हानि है कि वस्तु के पूरे आयाम नहीं दिखाई देते हैं, जबकि दो आँख से वस्तु के पूरे आयाम दिखाई देते हैं, ठीक है। 180 अंश का कोण बनता है और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और उससे क्या होता है कि संसार चपटा हुआ नज़र नहीं आता है और त्रिविमीय संरचना दिखाई देती है 180 अंश के कोण बनने से। और 150 अंश का कोण बनने से संसार चपटा दिखाई देने लगता है और द्विविमीय संरचना ही हमको देखने को मिलती है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना अगला टॉपिक क्या है। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए दृष्टि दोष है, मैंने बहुत ही अच्छे से दूसरे पार्ट में इसको समझा दिया है। आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं जाके, ठीक है, वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा स्क्रीन पर, तो वही वाला वीडियो आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, जो है पढ़ना हम लोगों को जरा दूरदृष्टता। अब जरा दूरदृष्टता क्या होती है, चलिए समझते हैं ये क्या होती है। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ों को समझना है, तब समझना क्या है आइए उसको ज़रा देख लेते हैं क्या समझना है, बता रहा हूँ मैं। देखिए समझना ये है ना कि होता क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की क्या होती है, उम्र बढ़ती जाती है, सबकी उम्र बढ़ती है भाई। आप भी देखिए धीरे धीरे इतनी उम्र के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ना। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने से क्या होता है, उसका जो नेत्र होता है ना, उसके नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है, ठीक है। उसके नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो समंजन क्षमता घटने लगती है, नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है। उम्र बढ़ने से नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है। फिर क्या देखने को मिलता है, फिर देखने को ये मिलता है कि जो पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं, पक्षमाभी, है ना, मैंने बहुत अच्छे से पहले वीडियो में बताया है पक्षमाभी पेशी के बारे में, जहाँ पर नेत्र मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। जो पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं बच्चों, ये पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं,
ठीक है। और पक्षमाभी पेशियाँ क्या कर रही थी, लेंस को पकड़ के रख रही थी। तो पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल हो जाने की वजह से लेंस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है लेंस में। क्या आ जाता है बताइए, लचीलापन आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। तो जब लेंस में लचीलापन आ जाता है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि पक्षमाभी पेशियाँ पकड़ के रखती हैं लेंस को, और जैसे पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल होती हैं ना तो लेंस में लचीलापन आ जाता है, और उसके लचीलापन आ जाने की वजह से लेंस के अंदर क्या होती है, एक दिक्कत होने लगती है, एक दोष उत्पन्न हो जाता है। और उसी दोष को हम क्या बोलते हैं, उसी दोष को कहा जाता है जरा दूरदृष्टता, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, जरा दूरदृष्टता बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कैसे हो रहा है बताइए, उम्र बढ़ रही है तो नेत्र की संवेदन क्षमता घट रही है, पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, दुर्बल होने से नेत्र में लचीलापन आ जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि हमारे नेत्रों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उसी दोष या समस्या को हम जरा दूरदृष्टता भी कहते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। चलिए कुछ चीज़ों को और मैं बताता हूँ इसमें। देखिए ये भी होता है, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ मिल गया। आइए आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। देखिए बोल रहा है दुर्बल हो जा रहा है, और दुर्बल होने से जो लेंस है ना उसमें क्या आ जाता है बताइए, लचीलापन आ जाता है। और लचीलापन आ जाने से ही क्या होता है, लचीलापन आ जाने से ये समस्या जो है जरा दूरदृष्टता वाली उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब चलिए होता है क्या भैया ये कि अब इसका निदान करना पड़ेगा हमें। निदान करने का मतलब ये जो समस्या हुई है इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले जब मैं वो वीडियो आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपने देखा था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल किया जा रहा था, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, चश्मा। ऐसे हम जरा दूरदृष्टता को कैसे दूर करेंगे, तो इसका निवारण हेतु अर्थात इस समस्या को दूर करने हेतु बच्चों जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, इसके निवारण हेतु, ठीक है, निवारण हेतु यानी इसके निवारण के लिए हम कौन सा चश्मा लगाएंगे, तो याद रखना है आपको द्विफोकसी। कौन सा बताइए, द्विफोकसी, ठीक है, द्विफोकसी लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, द्विफोकसी लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये द्विफोकसी लेंस होते हैं जिसको हम बाई फोकल बोलते हैं। तो बाई फोकल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि देखिए इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, आपको थोड़ा सा समझा। कभी कभी क्या होता है कि जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, ठीक है, उनकी जो आँखों के अंदर क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस पाया जाता है बताइए जरा, उत्तल लेंस पाया जाता है ना। उनकी आँखों के अंदर जो क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है, क्रिस्टलीय लेंस, ये जो होता है दुधिया और धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दुधिया हो जाता है और धुंधला भी हो जाता है, ठीक है, धुंधला। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दुधिया और धुंधला हो जाता है। और इसी रोग को हम क्या कहते हैं, इसी रोग को कहते हैं मोतिया बिंद, ठीक है, मोतिया बिंद बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मोतिया बिंद है। तो मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद इस तरीके से होता है कि जो अधिक आयु के व्यक्ति हो जाते हैं उनके जो लेंस होते हैं वो दूधिया हो जाते हैं और धुंधले हो जाते हैं, धुंधले दिखने लगते हैं, है ना। दूधिया हो जाएगा, धुंधला टाइप का दिखने लगेगा, एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, और बहुत ही अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने कि जो यह क्या बोल रहे थे, इसका नाम जरा दूरदृष्टता। तो जरा दूरदृष्टता क्या होती है, तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि जरा दूरदृष्टता में क्या होती है कि पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, और लेंस क्या होता है, लेंस पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने की वजह से जो लेंस होता है ना उसमें लचीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसके निवारण हेतु मैंने आपको बताया कि निवारण हेतु क्या लगाएंगे बताइए, निवारण हेतु हम जो लगाएंगे वो द्विफोकसी लेंसों के चश्मों को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्विफोकसी लेंस, तो द्विफोकसी लेंसों के चश्मे को हम लोग बच्चों लगा लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। अब कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो लिखा है बुक में, चलिए ध्यान से देखिए। होता ये है ना कि कभी कभी क्या होता है, किसी मनुष्य की अचानक मृत्यु हो जाए, है ना, या मरने से पहले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं। तो कौन कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, किस आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, ठीक है, और कौन सा व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए,
होता ये है ना, देखिए बोल क्या रहा है, कह रहा है कि नेत्र दान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी आयु का हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, किसी लिंग का हो सकता है। मतलब किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, किसी वर्ग का हो, ठीक है, वो दान कर सकता है, किसी लिंग का हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, या जो कॉमन पीपल होते हैं जो स्त्री और पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं वो भी नेत्र दान कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है तब भी नेत्र दान कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि उसे कोई संक्रामक रोग नहीं है तब तो वो दान कर सकता है, लेकिन अगर उसको कोई संक्रामक रोग है तो नेत्रदान नहीं कर सकता है। और मृत्यु हो जाने के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान अगर कर दिया जाएगा तो वो नेत्र काम की नेत्र है, मतलब वो नेत्र खराब नहीं है, वो काम कर सकती है, किसी को लगा देंगे तो 4 से 6 घंटे के भीतर वो नेत्र दान कर देना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि नेत्र निकालने में मात्र 10-15 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है ना, कोई भी नेत्रदान कर सकता है। अब नेत्रदान करने का मतलब ऐसा नहीं है जब उसको लगता है कि अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अब बहुत दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे तब वो नेत्रदान कर देता है। अब ऐसा नहीं कि हम पता चला कि अभी तो युवा अवस्था में वो नेत्रदान करने चलेगी, तो भैया आप कैसे देखोगे संसार को, फिर पाठ का नाम ही रंग बिरंगा संसार, तो फिर आप तो सब कुछ रहेगा आपके अगल बगल ही, लेकिन उसका रंग तो नज़र ही नहीं आएगा ना। तो युवा अवस्था में नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लगे कि अब हम नहीं रह पाएंगे कुछ दिनों तक इस दुनिया में, अब जो है हमारी मौत हो जाएगी, तो उस टाइम पे लोग नेत्रदान कर देते हैं बुढ़ापे की स्थिति में, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन कौन से लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, तो बोल रहा है जिसको एड्स है। एड्स एक प्रकार की बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग में बच्चों हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से तमाम सारे रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं। मतलब ये रोग जिसको होता है उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उसके शरीर में तमाम सारे रोग लग जाते हैं और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। आप जान ही रहे हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इसके रोकथाम है लेकिन इलाज नहीं। तो अगर किसी को एड्स हो गया है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। किसी को ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया को ही ब्लड कैंसर बोला जाता है। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर कैसे होता है, हम बॉडी के अंदर क्या होता है WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसी को अगर ल्यूकीमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है तो वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। या किसी को अगर टेटनस हो गया है तो वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। हैजा वजह है किसी को तभी वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। उसके मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है तभी वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नेत्र के बारे में है। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना क्या था, हम लोगों को जो पढ़ना था बच्चों वो पढ़ना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ये देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। चलिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये फिगर दिखाई दे रहा होगा और इसी फिगर में बताया गया है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, मैं खुद ही यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये है प्रिज्म, समझिएगा, बता रहा हूँ जो आपको, ये प्रिज्म है। प्रिज्म कैसे कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे दिखा दिया गया है, लेकिन प्रिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे ना, तो प्रिज्म के बारे में बुक में ये लिखा है कि प्रिज्म जो होता है वो 3 प्रकार के आयताकार फलकों से मिलकर के तथा 2 प्रकार के त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर के बना होता है। तो उस संरचना को हम प्रिज्म बोलते हैं। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि प्रिज्म थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, छोटा बनाते हैं। और इसमें जो है वो फीचर्स नहीं है कि फटाक से हम लोग त्रिभुज बना लें, है ही नहीं समस्या तो इस बात की। कोई बात नहीं, बना लेते हैं। चलिए, इधर तो हम लोग बना लेते हैं छोटा सा प्रिज्म। चलिए, ये प्रिज्म हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं। नाम दिया हुआ है इसका, देखिए इसमें दिया हुआ है A, फिर यहाँ पर नाम दे रखा है ये B और यहाँ पर नाम दे रखा है C। तो हमने भी नाम रख दिया इसका A, B और C। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण को हम आपतित कर रहे हैं इस प्रिज्म के ऊपर, तो हम भी आपतित कर देते हैं भाई। चलो, तो ये प्रकाश किरण है इस तरीके से, ठीक है, हमने इसको आपतित कर दिया इस तरीके से यहाँ पे। चलिए, ये किरण थी, हमने इसको आपतित कर दिया और इसका नाम बोल रहा है कि जो यह किरण है ना, इसका नाम है P और Q, ठीक है। तो हमने चलिए इसका नाम दे दिया कि ये किरण का क्या नाम है, P और Q। तो ये P और Q किरण को हमने आपतित किया है, ठीक है। और ये P और Q किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं और उस बिंदु को हम दिखा देते हैं यहाँ पर PE से,
ठीक है, सॉरी पी ई बोल दिया, हम ई से दिखा देते हैं। मतलब ये पी और क्यू किरण जो है आपतित कर रहे हैं जिस बिंदु पे, वो बिंदु ई है, ठीक है। तो बिंदु ई को हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जो पी ई है ना बच्चों, इस पी ई को हम आपतित किरण भी बोलेंगे, है ना, बोलेंगे कि आपतित किरण है। कौन आपतित किरण बताइए? पी ई। तो मैं लिख लेता हूँ साथ में कि जो पी है और जो ई है ये क्या है बताइए? तो ये है आपतित किरण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए, कि ये हो गई इस तरीके से आपतित किरण। अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि ये किरण जो है इसको कुछ सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, इस तरीके से ऐसे इसको सीधे आर पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी बताता हूँ क्यों नहीं होता है। अब देखिए, देखेंगे तो जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना होता है, और कांच एक प्रकार का माध्यम कैसा होता है? सघन। तो जो प्रिज्म है वो सघन माध्यम है, और ये जो किरण इस तरफ है ना, ये वायु में है, अर्थात किस माध्यम में है? विरल माध्यम में, ठीक है। तो ये किरण जो है वो विरल माध्यम में है। तो अभी ये विरल माध्यम में है और प्रिज्म में जा रही है, तो प्रिज्म कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो अब देखिए, यहाँ पर घटना अपवर्तन की होती है, ठीक है। अपवर्तन की घटना में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आती है। तो हम अपवर्तन की घटना में एक अभिलंब बनाना पड़ता है। तो चलिए अभिलंब बना लेते हैं। तो एक अभिलंब बना लेते हैं हम दूसरे कलर से। तो मैं ये कलर इस्तेमाल करता हूँ। चलिए, तो ये अभिलंब हम लोगों ने बना लिया इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमने यहाँ पर अभिलंब बना लिया, और इसका नाम दे दिया मैंने, जो बुक के अंदर दिया हुआ यन और यन डैश। तो हमने इसका नाम दे दिया कि यन और यन डैश इसका नाम है। अब देखिए, नियम ये पढ़ा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो होता है क्या? ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो किरण है ना, जिसको पीले रंग से हमने दिखाया है, जिसका नाम पी ई है, इसको अभिलंब की तरफ झुका देते हैं। तो अभिलंब की तरफ झुकेगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से सीधी हो जाएगी, इस तरीके से झुक जाती है अभिलंब की तरफ। देखिए, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, इस तरीके से अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। और बच्चों, इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि जो अभिलंब होता है और जो आपतित किरण होती है, वो दोनों मिल करके एक कोण बनाती है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और उसे आई से लिखा जाता है। तो अभिलंब क्या है? देखिए, यन और यन डैश क्या है? अभिलंब है। और ये जो पी ई किरण है वो कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो ये दोनों मिल करके एक कोण बनाएगी, उस कोण को हम आई से लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं कि ये जो कोण है वो कोण आई है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया इस तरीके से कि ये जो कोण है वो कोण आई है, ठीक है। और इस कोण को हम क्या कहेंगे बताइए? आपतन कोण कहेंगे। तो मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पर चलिए, ये क्या हो गया? आपतन कोण है। तो मैं इधर लिखता हूँ कोण को कि ये कोण जो आई है वो कौन सा कोण है? आपतन, ठीक है, आपतन कोण। चलिए, मैंने ऐसे लिख दिया है कि आपतन कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर घटना हो गई अपवर्तन की। अपवर्तन की घटना कैसे होगी भाई? अपवर्तन की घटना इसलिए होगी कि प्रकाश किरण विरल से कहाँ पहुँच गई? सघन में। तो अपवर्तन की घटना हो गई, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस किरण का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ई है ना, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं कि इसका नाम हो गया एफ। इस तरीके से हमने नाम दे दिया एफ। तो जो बच्चों ये ई और एफ जो है ना, ये अपवर्तन की घटना होने की वजह से अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब जो ये ई और एफ किरण होगी बच्चों, इसको हम कहेंगे कि ये अपवर्तित किरण है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो गई है ना, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। तो ये हो गई इस तरीके से अपवर्तित किरण। तो ये हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अब याद रखेंगे आप कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में भी एक कोण बनता है, और उस कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, उस कोण को हम आर लिखते हैं, और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बताइए? अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जो कोण आर बना हुआ है वो कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो कोण है वो अपवर्तन कोण हो गया। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर क्या है कि अब इस प्रकाश किरण को इस प्रिज्म से निकलना है बाहर। तो अभी भी ये प्रकाश किरण अर्थात जो ई और एफ वाली अपवर्तित किरण है, ये कहाँ है? प्रिज्म के अंदर। और प्रिज्म कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। अभी मैंने लिखा था ऊपर, एक बार देख लीजिए। चलिए, ये देखिए माध्यम सघन है। तो सघन से इसको बाहर आना है, बाहर का मतलब विरल माध्यम में आना है। तो रूल क्या है? रूल ये है अपवर्तन का कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब के दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो सबसे पहले तो एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं एक अभिलंब। चलिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस पृष्ठ पे जो एसी पृष्ठ है, इस पे अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो एक अभिलंब हम बना लेते हैं दूसरे कलर से। कौन सा कलर ले लें? चलिए, इस कलर से बना लेते हैं, ग्रीन से, ठीक है। तो एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो एक अभिलंब हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये अभिलंब है। ये अभिलंब हमने बना लिया। मान लीजिए अभिलंब का नाम दे देते हैं यहाँ पर एम, और यहाँ पर नाम है जो वो हम दे देते हैं एम डैश, ठीक है। ये वाला अभिलंब का नाम था एन और एन डैश, तो ये हो गया एम और एम डैश। अब रूल क्या है बच्चों? रूल ये है कि जब कोई
प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, और जो ई और एफ किरण है ना, ये अपवर्तित किरण है। अभी ये सघन माध्यम में है, प्रिज्म के अंदर है ना। अब इसको बाहर निकलना है, मतलब विरल माध्यम में आना है। तो सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या होगी बताइए, दूर हटेगी। तो ये वाली किरण क्या होगी, अब अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो कुछ हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि अभिलंब से ये दूर हट रही है। तो हमने क्या किया, देखिए इसको इस तरीके से दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया इस तरीके से कि अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो अब देखिए ये जो किरण निकल रही है, यहाँ पर हमने नाम दिया था यफ, और इसका नाम देते हैं, चलिए यहाँ पर नाम देते हैं यस, है ना। इसका नाम देते हैं यस, जैसा दिया हुआ है अपने बुक के अंदर। तो हमने इसका नाम दे दिया यस। तो अब ये बन गया, टोटल किरण क्या बन गया यफ और यस। तो ये जो यफ और यस है ना बच्चों, ये बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको हम निर्गत किरण बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए अब ये हमारे पास हो गया कि जो एफ यस है ये हो जाएगी निर्गत किरण। क्यों बोलेंगे बताइए, इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या हो रही है बताइए, निकल रही है। तो ये हो जाएगी निर्गत किरण। तो अब ध्यान से देखिए, अभिलंब जो है और जो निर्गत किरण है ना, इसके मध्य में भी एक कोण बनता है, और उस कोण को हम स्मॉल ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बताइए, स्मॉल ई से। और स्मॉल ई का मतलब जो है बच्चों, वो स्मॉल ई का मतलब है निर्गत कोण, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही किरण बना रही इसको, तो हम इसको बोलेंगे निर्गत कोण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निर्गत कोण। तो ये हो गया इस तरीके से निर्गत कोण। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर अब ध्यान से देखिए, अब कुछ चीज़ों को और करना रह गया है इसमें। अब करना ये रह गया है कि अगर इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएं, किस प्रकाश किरण को, ये जो प्रकाश किरण थी ये वाली, ये जो बाहर की तरफ निकल रही निर्गत किरण, इसको हम पीछे बढ़ाएं तब क्या होता है, चलिए बढ़ा लेते हैं इसको पीछे। पीछे बढ़ाने पे देखिए, पीछे बढ़ा रहे हैं इसको, ये देखिए पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर एक कोण मिल रहा है, यहाँ पर देखिए इस कोने पर यहाँ पे एक कोण मिल रहा है। ठीक है, इस कोण को हम कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ, इस तरीके से ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। इस कोण को बच्चों कहते हैं कैपिटल डी। अब जो कोण कैपिटल डी है ना, इस कोण को कहते हैं विचलन का कोण। तो हम यहाँ पर बना देंगे कि कैपिटल डी का मतलब क्या है, विचलन का कोण। तो ये हो जाएगा विचलन कोण, है ना। ध्यान से समझिएगा ये सब चीज़ें। तो ये विचलन कोण हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक कोण और बनता है यहाँ पर एक कोण बनता है। इस कोण को कहा जाता है कोण नंबर ए, क्योंकि ए की तरफ बन रहा है तो हम इसको कहेंगे कि कोण नंबर ए। और ये जो कोण ए है, इस कोण ए को कहा जाता है प्रिज्म का कोण। कौन सा कोण कहेंगे बताइए, प्रिज्म का कोण कहेंगे। तो ये यही बच्चों जो है, यही पूरा का पूरा जो चीज़ हमने आपको बना के समझाया है, इसी को कहते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, या ऐसे बोलते हैं कांच की त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, या कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरीके से बनाना पड़ता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि करना क्या होता है, पेपर में पूछ ले तो पेपर में जैसे हम लोग मैथ में रचना करते हैं ना, ऐसे ही इसमें जो किए होते हैं वो सारा चीज़ लिखना पड़ता है कि पहले ऐसे हुआ, ये किरण गई, ये कोण बना, ये कोण बना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, है ना। क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।